चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब आप अच्छे होंगे। और देखो, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आज आपके लिए नए साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। ओके। तो ये जो साल आने वाला स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, मेरी ये कामना करता हूँ मैं भगवान से। और कहीं ना कहीं अपन एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ इस बार धमाका करें, ठीक है? तो चलो, अपन पढ़ेंगे आज AMW, वही पढ़ते रहो आप घर पे भी। AMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 8। ओके। चलो स्टार्टिंग करते हैं अपन। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल की समीकरण है, ठीक है? तो देखो, अपन इस चैप्टर में मैक्सवेल की समीकरण कभी कभी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पीछे 4 समीकरण अपन पढ़े स्टूडेंट। कितनी? 4। उसमें से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनमें से एक एग्जाम में कभी कभी हो सकता है पूछ ले आपसे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण लिखो, द्वितीय लिखो, या तृतीय लिखो, या चतुर्थ लिखो। तो चारों में से कोई एक समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता जा रहा हूँ मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। क्या बताने जा रहा हूँ मैं? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, ठीक है? प्रथम समीकरण। तो स्टूडेंट, आपने पहले ही चैप्टर में एक नियम पढ़ा था जिसका नाम था गाउस का नियम। क्या नाम था? गाउस का नियम सर। ओके, पढ़ा था आपने। और ये नियम क्या था कि जैसे मान लो आपके पास एक, मैं आपको थोड़ा बता दूं, पहला समीकरण क्या था। ये गाउस का नियम था जो आपने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, गाउस का नियम, ठीक है? ये नियम बोलता है कि मान लो आपके पास एक बंद पृष्ठ है, काल्पनिक। इसके अंदर आवेश क्यू है, Q1 है, Q2 है, और ये Q3 है, ठीक है? तो ये नियम बोलेगा कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से या काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स का मान, वो याद रखना। उस प्लस में जितना आवेश है उन सबको जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। साथ में इसे भाग लगा दो एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता। किसका भाग लगा दो? निर्वात की विद्युतशीलता। आवेश को जोड़ा गया है तो आप आवेश को लिखोगे सिग्मा क्यू, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना, योग मतलब। ओके भाई, चलो। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को मतलब आगे इसका योग किया गया है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा सिग्मा की, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो गाउस का नियम था स्टूडेंट, इसी का एक सरलीकरण दिया, नाम दिया गया है, जिसको अपन बोला गया है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। ओके। तो पहला जो चैप्टर था उसमें आपने गाउस का नियम पढ़ा था। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है स्टूडेंट, वो उस पृष्ठ में से परिबद्ध या उस पृष्ठ में जितना आवेश है उन सबका योग तथा निर्वात की चुंबक विद्युतशीलता के अनुपात में क्या होता है? बराबर होता है। ओके, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ओके सर। तो ये जो प्रथम समीकरण रहेगा आपका, यही रहेगा सर, फाई बराबर क्या रहेगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके भाई। आपने एक फ्लक्स और पढ़ा था इसी के अंदर, फ्लक्स का मान लो आपके पास एक पृष्ठ है, उसे गुजरने वाली सर विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तरह से निकल रही है। उनका नाम है ए वेक्टर। और एक क्षेत्रफल सदिश होता है, जो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबवत। ओके, मैंने बता रखा है आपको चैप्टर फर्स्ट में कि होता है ए वेक्टर, ठीक है? या मान लो सर किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे ए वेक्टर। तो एक मामला हो रहा था, मान लो अगर ये क्षेत्रफल अल्पांश से दी है, कौन सा क्षेत्रफल है? अल्पांश क्षेत्रफल है बी ए वेक्टर। तो एक फॉर्मूला अपन और बना सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल अल्पांश है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी अल्पांश होगा सर, ठीक है? तो चलो सर आओ, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला तो ये होता है जो गाउस का नियम है, और एक परिभाषा होती है किसकी? विद्युत फ्लक्स की। तो एक परिभाषा से फॉर्मूला बनता है, एक इससे बनता है। अपन गाउस के नियम में जब अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो वहाँ अपन दोनों ही फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, एक तो परिभाषा वाला और एक गाउस के नियम, ठीक है? तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो अपन एक प्लस और निकाल सकते हैं सर, कि अगर हमें काल्पनिक बंद पृष्ठ पता हो, उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र पता हो, उसका क्षेत्रफल पता हो, तो अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे क्षेत्रफल को नहीं लिया, केवल कितना सा काम मिल लिया? क्षेत्रफल डी है। डी का मतलब अल्पांश क्षेत्रफल, डी का मतलब अल्पांश क्षेत्रफल। तो चलो सर आओ। तो अगर क्षेत्रफल अल्पांश है तो फ्लक्स भी कितना होगा? अल्पांश होगा, मतलब डी फाई। क्या होगा? डी फाई। तो विद्युत क्षेत्र कितना है? ई वेक्टर। साथ में डॉट लगाओ। क्षेत्रफल सदिश कितना है? डी ए वेक्टर। इसकी एक परिभाषा और होती है कि किसी परत से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुण पे क्या होता है? बराबर होता है। ये तो है सर छोटी सी अल्पांश के लिए। मान लो अगर आपको पूरा अल्पांश से गुजरा, पूरी क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरा वो निकालना हो, तो आप इसका क्या कर दो? समाकलन डी फाई। इधर भी कर दो सर,
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो डी फाई का समाकलन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बंद पृष्ठ है तो यहाँ बंद पृष्ठ दर्शा दो, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी आ गया सर, जो परिभाषा से आप पढ़ते हो वहां पर, ये चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या क्या आ गया, एक तो आ गया सर 5 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक में निकला ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हो ये दोनों ही समीकरण बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका नाम होता है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। क्या नाम है इसका, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, ओके। तो मान लो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मैक्सवेल की प्रथम समीकरण लिखिए, तो आप इसको लिख दो डायरेक्ट, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट और बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर समाकलन, ये बंद पृष्ठ का समाकलन को दिखाता है, ठीक है, ये जो गोला लग रहा है बीच के अंदर, ठीक है। तो चलो ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब आ जाओ और मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण पढ़ते हैं सब स्टूडेंट। इसके बाद देखिए मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, क्या नाम है, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। तो चलो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण क्या होती है, देखो आपने चैप्टर नंबर 5 में एक नेम पढ़ा है चुंबक से संबंधित गाउस का नियम, जो होता है एन और एस। चुंबक से रेखा एन से निकलती है और एस पे जाती है, ये आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ऐसे और ये आगे चल रही है, ऐसे बहुत सारी है। तो चुंबकीय रेखाएं एन से बाहर निकलते हैं, एस में जाते हैं, फिर वापस अंदर एस से एन आती है, ठीक है। चलो सब, तो एक बार बताओ इस पृष्ठ से या इस चुंबक से गुजरने वाला प्लस कितना होगा स्टूडेंट। अगर इस पृष्ठ को अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए, तो जितनी चुंबक से रेखाएं बाहर निकल रही हैं उतनी अंदर भी तो आ रही है ना, ओके। तो यहाँ से जितना फ्लक्स बाहर निकला, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कि सर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली या तो विद्युत क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अगर चुंबकीय फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी, और विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, ठीक है। चलो सर, तो जितना फाई आउट हुआ सर उतने क्या हो गया, फाई इन हो गया, मतलब जितनी विद्युत चुंबकीय से रेखाएं बाहर निकली उतनी अंदर आ गए। तो टोटल अगर नेट फ्लक्स निकालोगे आप क्या, तो फ्लक्स नेट कितना आ जाएगा, फाई आउट माइनस फाई इन, कितना आ जाएगा, फाई इन, कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जितना अंदर फ्लक्स विद्युत चुंबकीय क्षेत्र गया उतने बाहर निकल गया, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। ये बोलेगा कि किसी पृष्ठ से या किसी क्षण चुंबक से निर्गत कुल जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा अपना फाई, इसको लिखेंगे अपन बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रहेगा अपना मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, क्या रहेगा, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। चलो अब उसके बाद चलते हैं, इसके बाद मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। चलो उसके बाद एक स्टूडेंट मैक्सवेल की तृतीय समीकरण क्या होता है, इधर आओ, ठीक है। मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, ठीक है। तो मैं लिख दूं नंबर 3 मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। अब देखो ये आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात है, जिसमें आपने पढ़ा है फेराडे का द्वितीय नियम, फेराडे का द्वितीय नियम। अब ये नेम क्या बोलता है, इधर आओ मैं एक बार फिर से पूरा समझा दूं। ये नेम बोलते हैं मान लो आपके पास एक कुंडली है, ठीक है, और ये तो है आपकी कुंडली और ये आपकी चुंबक है, ये स्थिर है, और ये आपकी चुंबक को आप गतिशील करा रहे हो इधर कुंडली की तरफ, ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये होता है आपका चुंबक, ठीक है भाई, और इससे निकलता है चुंबक इधर, एन से निकलता है ना, और इसमें आता है अंदर, इधर आओ, ठीक है। बताओ जब आप इस कुंडली को अभी निकल रहे से मान के चलो, इसको आप इधर गति करा रहे हो, दो लाइनें निकल रही है, फिर अभी जैसे जैसे पास आएगा वो साइड निकल जाएगी, ठीक है। तो जब इस चुंबक को इस कुंडली के पास गति करवाया जाता है, इस कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को कुंडली की तरफ गति करा रहे हैं अपन, ऐसे इसको इधर लेके जा रहे हैं सब। तो जैसे जैसे अपन इसको इधर की कुंडली की तरफ लेके जा रहे हैं, तो याद रखना स्टूडेंट, इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रहा है,
परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि सर किसी कुंडली से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वही तो क्या होता है सर? फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स। तो किसी भी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसी का नाम फ्लक्स होता है। तो मैं बताओ, जब आप इस चुंबक उसके पास गति कराओगे, जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा, इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। इसमें परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो याद रखना, इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत वाहक बल, जिसका नाम वोल्टेज होता है। ठीक है, इसका एक नाम होता है प्रेरित, मतलब ये बना है। क्या होगा? प्रेरित मतलब इसके अंदर बना है, ये इसके अंदर, कुंडली के अंदर। ये जब इस चुंबक को आप इसी तरफ गति कराओगे तो याद रखना, इसके चुंबकीय क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, इससे गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि आपका फ्लक्स जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? बी के समानुपाती होता है। फाइव बराबर बी होता है वैसे। ठीक है, चलो सर, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें क्या बनेगा? प्रेरित विद्युत बल बनेगा। और प्रेरित विद्युत बल बनेगा तो याद रखना, इसके अंदर धारा बनेगी। क्या बनेगी? धारा, जिसका नाम क्या रहेगा? प्रेरित धारा। ये होता है आपका फेराडे का नियम वगैरह, मैंने पूरी बता दी जो चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ते हो। ठीक है, ये आपके फेराडे के नियम होते हैं, इसमें दूसरा आगे, इसमें तीसरा। अब जब चलो प्रेरित विद्युत बल बना, विद्युत वाहक बल में जो परिवर्तन हो रहा है, विद्युत वाहक बल होगा क्या? वो फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन पर निर्भर करेगा। अब ये नियम क्या बोलता है? इधर आओ, फेराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है, मैं फिर से बता दूं। ये फेराडे की नियम ही जो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हो, ओके, वहां की बात है कि जब कोई चुंबक किसी कुंडली की तरफ गति करता है तो याद रखना, उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। अब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत बल बनेगा। प्रेरित विद्युत बल को अपने किसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं। ये एक प्रकार का वोल्टेज होता है। जब वोल्टेज आएगा तो क्या बनेगी? धारा बनेगी, जिसका नाम होता है प्रेरित धारा। ओके, चैप्टर नंबर 6 में होता है। तो ये जो प्रेरित विद्युत बल बना, क्या, जिसको आप ए बोलते हो, इसी से संबंधित बताएगा कौन? नियम, फेराडे का द्वितीय नियम। अब ये क्या होता है इधर? ठीक है, ये बातें चैप्टर नंबर 5 की 6 की है, जो आपने उधर जाना है। ये हमने पढ़ चुके हैं उन बातों को। तो चलो आप पढ़ लेते हैं। पहले तो समीकरण क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताई, इसको हटा दो सर। चलो, इसके बाद कुछ फ्रेंड, तो हमने जाना का किसी कुंडली में जो विद्युत बल उत्पन्न होगा वो याद रखना, फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में क्या होगा सर? परिवर्तन के क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। डी फाइव वी बाई dt का मतलब क्या है? फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। ओके, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर बोलो। दर का मतलब एक सेकंड में फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, वो होता है सर। तो याद रखना, डी फाइव बाई dt का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन की दर। फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और दर का मतलब आप जानते हो अच्छे से, दर का मतलब होता है एक। दर का मतलब क्या होता है? रेट, जो आप एक बोलते हो। दर का मतलब एक सेकंड में कितना चेंज हुआ सर, उसका मतलब होता है दर। ठीक है, तो जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो याद रखना, एक सेकंड में जो परिवर्तन होता है या फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। यहाँ पर माइनस भी आता है स्टूडेंट, क्या यहाँ पर क्या आता है? माइनस भी आता है। मैं माइनस लगा दूं, ये माइनस स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ा रखा है। ये माइनस स्टूडेंट यहाँ पर लेंस के नियम को बताता है। क्या बताता है? लेंस के नियम को। स्टूडेंट, यही आपका मैक्सवेल की तृतीय समीकरण होती है। क्या होती है? E बराबर बी बाई बाई dt, फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर इसके बराबर होती है विद्युत वाहक बल E के बराबर होती है। और ये माइनस आपको लेंस का नियम पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? लेंस का नियम बताता है। ठीक है, तो ये आपके मैक्सवेल की तृतीय समीकरण ये रहेगी सर। क्या रहेगी? डी फाइव बाई बाई dt सर, ये रहेगा। उसके बाद चलो, इसमें मैक्सवेल की जो चतुर समीकरण है आपके सामने लिखने जा रहे हैं अपन। तो क्या समीकरण होती है? देखो, मैक्सवेल ने चतुर समीकरण कुछ अलग नहीं है सर। जो इसने संशोधित समीकरण दिया है उसी से आप बना सकते हो इस समीकरण को। हमें पता है मैक्सवेल ने एम्पेयर के नियम में सर त्रुटि बताया था और इसने एक संशोधित समीकरण दिया था स्टूडेंट का। तो वो जो संशोधित समीकरण था वही अपना क्या होता है? मैक्सवेल की चतुर समीकरण। हमारा क्या था सर? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बंद प्रश्न से चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है वह म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इससे क्या होता है?
बराबर होता है। यहाँ पर जो सिग्मा आई होता है वो आपका आईसी होता है, जिसका नाम चालन धारा होता है। इसका नाम क्या है? चालन धारा। और एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt, स्टूडेंट इसका नाम होता है विस्थापन धारा। क्या नाम है इसका? विस्थापन धारा। ठीक है, तो ये समीकरण अपने बहुत सी बार यूज भी दिया है सर। ओके, हमने इसको इससे पहले लेक्चर में इस समीकरण को जाना भी है कि मैक्सवेल की जो संशोधित समीकरण था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर न्यू नोट सिग्मा आई प्लस न्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई dt इसके बराबर होता है। आई सिग्मा ही आता है, आई सी होता है जो चालन धारा होता है, आवेशीकरण आती है। और एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई dt होता है विस्थापन धारा। तो याद रखना, ये जो धारा बनती है वो विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। एक वास्तविक धारा नहीं होती सर। क्या नहीं होती? वास्तविक धारा नहीं है सर ये। ठीक है, एम्पियर के नियम में संशोधन में इस धारा का उपयोग किया जाता है सब। ठीक है, चलो सर, तो इन मान को आप यहाँ रखो। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट आई सी, सिग्मा की जगह आई सी आ गया, प्लस म्यू नॉट इसकी जगह आ जाएगा आई डी। क्या जाएगा? आई डी। ठीक है, चलो सर, तो ये तो अपनी चालन धारा विस्थापन धारा होती है। इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, म्यू नॉट। तो क्या आ गया? आई सी प्लस आई डी। ये आपका मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण आ गई सर। ठीक है, ये समीकरण आप याद रखो, डायरेक्ट समीकरण आपसे पूछ ली जाती है और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे पूछे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण तो आप लिख देना, दूसरी पूछे तो दूसरी, तीसरी पूछे तीसरी और चौथी पूछे तो चौथी। इस प्रकार हमने देखो मैक्सवेल की 4 समीकरणें जान ली है। चारों समीकरण मैं आपको बता भी चुका हूँ। इनमें से बोर्ड एग्जाम में आपसे हो सकता है एक समीकरण पूछे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर लगभग अपना हो गया है खत्म, और इसमें कुछ एक टॉपिक है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग जाने में अपन उसको अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इससे छोटा वो होती है, चैप्टर खत्म हो चुका है। वैसे बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा वो अपन इससे लेक्चर में जान चुके हैं। ठीक है, सारे लेक्चर में अपन जान चुके हैं, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन अपना इनसे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।